ओनाड नोबल हाउस की राजकुमारी अवनी ओनाड का परिचय कराऊंगा। उनके शब्द कमरे में गूंज रहे थे। प्रतिक्रिया स्पष्ट थी, जो रईसों की चौड़ी हुई आंखों और स्तब्ध भावों में स्पष्ट थी। उनका अविश्वास सभी के सामने स्पष्ट था। सभा में कानाफूसी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अवनी ओनाड का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण था। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि कीमिया की शानदार देवी थी, जो अपने अलौकिक आकर्षण और कीमिया कलाओं में बेजोड़ महारत के लिए पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध थी। ओनाड परिवार लंबे समय से कीमिया उपचार की सख्त जरूरत वाले लोगों के लिए इकट्ठा होने की जगह रहा है, जहां लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं, खुद देवी की एक झलक पाने और उनसे मदद मांगने की उम्मीद करते हैं। अब यह रहस्योद्घाटन कि सम्राट ने इस पूजनीय देवी के दिल पर कब्जा कर लिया है, ने पूरे कमरे में सनसनी फैला दी। कुलीन लोग इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि देवी की सुंदरता किसी भी नश्वर तुलना से बढ़कर है, जबकि उनकी रसायन विद्या इस क्षेत्र के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों से भी कहीं ज्यादा है। अवनी की उपस्थिति ने पूरे महाद्वीप के पुरुषों की इच्छाओं को जीत लिया। शादी में उनका हाथ परम उपलब्धि का प्रतीक था, उनके सपनों का शिखर। फिर भी यहां उनका सम्राट खड़ा था, जो उनकी आकांक्षाओं का जीता जागता उदाहरण था, जिसने वह सब हासिल किया था जिसके बारे में दूसरे लोग केवल कल्पना ही कर सकते थे। रईसों ने उसके असाधारण भाग्य पर आश्चर्य व्यक्त किया, इस मिलन की दुर्लभता और महत्व को पहचाना। इस आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन के बाद कुलीनों का आश्चर्य प्रशंसा के साथ घुल मिल गया। उनके विचार इस महत्वपूर्ण अवसर के निहितार्थ को समझने के लिए दौड़ पड़े। बातचीत में एक नए जोश के साथ गूंज उठी। फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट हवा में भर गई, जो उनके सम्राट की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए विस्मय और प्रशंसा की साझा भावना को प्रतिध्वनित करती थी। माहौल प्रत्याशा से भर गया, क्योंकि हर कोई उत्सुकता से शेष मंगेतरों के परिचय का इंतजार कर रहा था। पूरी तरह से जानता था कि आने वाला रहस्योद्घाटन असाधारण से कम नहीं होगा। इस समय मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं और इसका क्या मतलब है? यह खत्म हो गया है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। यह आधिकारिक है। सम्राट वास्तव में एक अद्वितीय भाग्यवान व्यक्ति हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने उन्हें एक ईर्ष्यापूर्ण भाग्य प्रदान करने की साजिश रची है, जो उनके अस्तित्व की असाधारण ताने बाने को देखने वाले सभी लोगों में प्रशंसा और आश्चर्य उत्पन्न करता है। जबकि कुछ महानुभावों ने यह सुनकर तुरंत उदास महसूस किया, दूसरी ओर कुछ ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। आखिरकार वासु अवनी के लिए सबसे अच्छा आदमी था। वासु ने उग्रसेन साम्राज्य को दूसरे दर्जे के साम्राज्य से 5 स्तरीय साम्राज्य में बदल दिया। 1 साल से भी कम समय में वह हर दिशा में साम्राज्य का विस्तार करने में कामयाब रहा। वर्तमान साम्राज्य के पास महाद्वीप के सभी 4 क्षेत्रों में क्षेत्र थे। सम्राट भी बहुत सुंदर दिखने वाला था और ग्रह पर सबसे शक्तिशाली 5वें क्रम का साधक भी था। वह सभी ड्रैगन का राजा भी था। वह ड्रैगन सम्राट है। उसने सभी ड्रैगन पर शासन किया। इस महाद्वीप पर कोई भी राजा सम्राट या मनुष्य वासु की तुलना नहीं कर सकता। जिस तरह सभी कुलीन पुरुष किसी देवी से शादी करने का सपना देखते थे और इसे अपना सबसे बड़ा सपना मानते थे, उसी तरह कई कुलीन महिलाएं वासु की पत्नी और उग्रसेन साम्राज्य की महारानी बनने का सपना देखती थीं। वासु की पत्नी बनने का मतलब था कि उन्हें अनंत धन, शक्ति, पद, सम्मान और वह सब कुछ मिलेगा जो एक कुलीन व्यक्ति अपने जीवन में कभी चाह सकता है। जैसे ही सम्राट की सगाई की खबर एकत्रित हुए, कुलीनों में फैली भीड़ में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। कुछ लोगों को निराशा का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उनके अपने सपने पूरे नहीं हो सकते, जबकि अन्य ने उनके सामने मौजूद वास्तविकता को विनम्रता से स्वीकार किया। वे समझ गए कि वासु
हर मायने में एक असाधारण व्यक्ति अवनी प्रसिद्ध कीमिया की देवी के लिए एकदम सही जोड़ी है। महत्वाकांक्षा और बुद्धिमत्ता से प्रेरित वासु ने उग्रसेन साम्राज्य के उल्लेखनीय परिवर्तन की देखरेख की थी। थोड़े समय में ही उन्होंने साम्राज्य को दूसरे दर्जे के राज्य से एक प्रमुख 5 स्तरीय शक्ति में बदल दिया था। उनकी साहसिक दृष्टि की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुशलतापूर्वक साम्राज्य के क्षेत्रों को सभी दिशाओं में फैलाया और विशाल महाद्वीप में अपनी उपस्थिति को मजबूती से स्थापित किया। इन उल्लेखनीय उपलब्धियों ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा को प्रदर्शित किया और उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित की। हालांकि वासु की महानता केवल राजनीतिक कौशल और क्षेत्रीय विजय से कहीं बढ़कर थी। उनके आकर्षक रूप में एक अलौकिक आकर्षण था जो उन्हें देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। अपनी सुस्पष्ट विशेषताओं और राजसी स्वभाव के साथ वे अप्रतिरोध्य आकर्षण के प्रतीक थे, जो सभी लिंगों के लोगों की प्रशंसा और आकर्षण को आकर्षित करते थे। हालांकि सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिली, बल्कि उनकी अपार शक्ति भी थी। वासु अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। 5वें क्रम के साधक के रूप में मार्शल कौशल के शीर्ष पर खड़े थे, एक दुर्लभ उपलब्धि जो केवल सबसे असाधारण साधकों द्वारा प्राप्त की जाती है। लेकिन उनका प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास ड्रैगन सम्राट की प्रतिष्ठित उपाधि भी थी, जो पूरे महाद्वीप पर किसी भी राजा, सम्राट या व्यक्ति से बढ़कर सभी ड्रैगनों को नियंत्रित करता था। उनकी बेजोड़ ताकत ने विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित किया, जिससे एक अजेय शक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। शाही भोज की भव्यता के बीच शांत वार्तालापों की एक सिम्फनी ने कुलीन महिलाओं को घेर लिया। उनकी आवाजें प्रशंसा और लालसा के मिश्रण से भरी हुई थीं। जब वे अंतरंग समूहों में एकत्र हुईं, तो उनकी आंखों में विस्मय और ईर्ष्या का मिश्रण था। उनके दिल वासु की सम्मानित पत्नी, प्रतिष्ठित उग्रसेन साम्राज्य की शानदार महारानी के रूप में चुने जाने की उत्कट इच्छा से जगमगा रहे थे। इस तरह के असाधारण सम्मान से सम्मानित होने से समृद्धि, प्रभाव और समाज के सम्मान से भरा एक मार्ग प्रशस्त होगा। एक ऐसा क्षेत्र जहां वे अनगिनत धन संपत्ति के आलिंगन में आनंद ले सकें, अधिकार का राजदंड चला सकें और उस प्रशंसा का आनंद उठा सकें जो स्वाभाविक रूप से एक उच्च पद के साथ आती है। लेडी इसाबेला ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं उन शानदार चीजों की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकती जो चुने हुए व्यक्ति पर बरसेंगी। उनकी आंखें आश्चर्य और लालसा के मिश्रण से चमक रही थीं। बेहतरीन धागों से बुने रेशम के कपड़े पहनना, सितारों से भी बेहतर रत्नों से सजे रहना, ऐसा जीवन किसी परिकठा के सपने से कम नहीं होगा। उसकी साथी लेडी विक्टोरिया उसके करीब झुकी, उसकी आवाज में प्रत्याशा की फुसफुसाहट भरी हुई थी। और कल्पना कीजिए कि उसकी उंगलियों पर कितनी शक्ति होगी। एक इशारे से सबसे शक्तिशाली रईस उसकी इच्छा के आगे झुक जाएगा और उसकी आवाज साम्राज्य के गलियारों में गूंजेगी, जो इतिहास की दिशा को आकार देगी। जैसे ही उनके शब्द हवा में घुल मिल गए, लेडी अमेलिया, एक युवा और सितारों से भरी आंखों वाली कुलीन महिला ने आह भरते हुए कहा, ओह, सम्राट के दिल पर कब्जा करने वाली, उनकी दुनिया का केंद्र बनने वाली, यह पूर्णता का शिखर होगा। कुलीनता के दायरे में हमारे सभी सपनों का साकार होना। छोटी सी सभा में सहमति की लहरें उठीं। हर महिला अपनी अपनी आकांक्षाएं, ऐसी ऊंचाइयों पर चढ़ने की अपनी गुप्त कल्पनाएं संजोए हुए थीं। उनकी निगाहें वासु पर टिकी रहीं, जो एक अदम्य करिश्मा और अद्वितीय शक्ति का प्रतीक था, क्योंकि वे खुद को उसके स्नेह और भक्ति के भाग्यशाली प्राप्तकर्ता के रूप में कल्पना कर रही थीं। इन फुसफुसाती हुई बातचीत में कुलीन महिलाओं ने सांत्वना और साथ पाया। एक ऐसी जिंदगी की साझा चाहत में एकजुट हुईं
जो चुने हुए व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही असाधारण नियति से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनके दिल की गहराई में वे जानती थीं कि वासु की प्रिय साथी बनने से उन्हें इतिहास के पन्नों में एक प्रतिष्ठित स्थान मिलेगा और हमेशा के लिए कुलीन समाज के दिग्गजों के बीच उनका नाम दर्ज हो जाएगा। भावनाओं और फुसफुसाती हुई इच्छाओं के बीच शाही भोज में प्रशंसा, ईर्ष्या और मौन स्वीकृति का मिश्रण गूंज रहा था। इस घोषणा का प्रभाव वहां उपस्थित लोगों के दिलों पर भारी पड़ा, उनके सपनों को नया आकार दिया और उनकी महत्वाकांक्षाओं के धागों को फिर से बदल दिया। इससे पहले वासु को कीमिया की प्रतिष्ठित देवी से अपनी सगाई का खुलासा करने में बहुत डर लगता था। वह उसके समर्पित अनुयायियों और उत्साही प्रशंसकों से संभावित प्रतिक्रिया से डरता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके साथ उसके संबंध उजागर हो गए तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और वासु शक्ति और प्रभाव के अभूतपूर्व स्तरों पर पहुंचता गया, उसका एक बार का डर खत्म हो गया। उसकी जगह एक अटूट आत्मविश्वास ने ले ली। वह अजेयता के शिखर पर पहुंच गया था, जहां इस महाद्वीप या अन्य 5 महाद्वीपों के सबसे दूर के इलाकों से किसी की भी चिंता उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती थी। सम्राट के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ वासु ने एकत्रित सभा को संबोधित किया। उनकी आवाज अधिकार से भरी हुई थी। देवियों और सज्जनों, मैं अपनी दूसरी मंगेतर ईथर साम्राज्य की सम्मानित राजकुमारी एलिसिया ऑन्सबर्न का परिचय देते हुए रोमांचित हूं। उन्हें धन की देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनके शब्द भव्य हॉल में गूंजे, जिससे एकत्रित कुलीनों में सामूहिक प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोग अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पैर उनके नीचे अस्थिर महसूस कर रहे थे, जबकि अन्य को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी मोहक भ्रम में फंस गए हों। उनके दिलों में एक गहरा अविश्वास था, जो उन्हें लगभग विस्मय में चिल्लाने के लिए मजबूर कर रहा था। हालांकि उन्होंने बुद्धिमानी से अपनी इच्छा को दबा दिया, इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि जो कोई भी इस पल की गंभीरता को बाधित करने की हिम्मत करेगा, उसके लिए भयानक परिणाम होंगे। वास्तव में सम्राट, जो शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक है, के सामने अवज्ञा में अपनी आवाज उठाना मूर्खता का प्रतीक होगा। इस तरह की दुस्साहस निश्चित रूप से वासु के क्रोध को भड़काएगी, जो प्रकृति की एक शक्ति है जो अवज्ञा करने वाले को शून्य में बदलने में सक्षम है। इस प्रकार इस भारी रहस्योद्घाटन का सामना करते हुए एकत्रित कुलीनों ने चुप रहना चुना, यह समझते हुए कि उनकी अपनी भलाई को संरक्षित करना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम था। वासु के शब्द हवा में लटके रहे और वहां उपस्थित कुलीन वर्ग में गहरी खामोशी छा गई। ईंदी स्तब्ध दर्शकों की धीमी सांसों और फुसफुसाहटों ने तोड़ा। उनके दिलों में भावनाएं उमड़ पड़ीं, जिससे उनकी कमजोरी उजागर हुई। लेडी एवलिन, जो कभी खुशी से भरी हुई थी, अब अपने सीने पर हाथ रखकर अपना आश्चर्य प्रकट कर रही थी। उसकी आंखें अविश्वास में बड़ी हो रही थीं। धन की देवी, यह कैसे संभव है? उसने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज आश्चर्य और ईर्ष्या के मिश्रण से कांप रही थी। लॉर्ड हेनरी, जो अपनी बुद्धि और तीखी जुबान के लिए जाने जाते हैं, शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका चेहरा आक्रोश और उदासी के मिश्रण से विकृत हो रहा था। सोचना कि वह धन की प्रतिमूर्ति वासु के साथ इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने अपनी आवाज में कड़वाहट को छिपाने में असमर्थ अपनी सांस में बड़बड़ाया। लेडी चार्लोट, जिसके नाजुक चेहरे पर अब उदासी का पर्दा पड़ गया था, ने अपनी निगाहें नीची कर लीं, अधूरी इच्छाओं के बोझ से दबी हुई। ओह, मैं कितनी चाहती थी कि यह मैं होती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दुख और ईर्ष्या का रंग था। कमरे में भी ऐसी ही भावनाएं थीं, जब कुलीन लोग अपनी अतृप्त इच्छाओं से जूझ रहे थे।
कुछ लोग अपनी निराशा को बनावटी मुस्कुराहट और दिखावटी बधाई के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य फुसफुसाते हुए बातचीत में सांत्वना ढूंढ रहे थे जो उनके छिपे हुए दुखों को प्रकट कर रही थी। क्या तुम देखते हो कि भाग्य कितना क्रूर हो सकता है? लेडी एवलिन ने अपने विश्वास पात्र से कहा। उसकी आवाज में उदासी थी। सोचिए कि एलिसिया, जो धन और सुंदरता से धन्य है, ने वासु का दिल जीत लिया है। ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। लेडी चार्लोट, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, ने एक भरोसेमंद साथी से अपनी बात कही। उसकी आंखों में उदासी और ईर्ष्या का मिश्रण था। मुझे उम्मीद थी कि मेरे अपने आकर्षण वासु का ध्यान आकर्षित करेंगे। अफसोस, मेरे सपने व्यर्थ थे। धन की देवी एलिसिया को इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ते देखना निगलने के लिए एक कड़वी गोली है। और इस तरह एक समय सपनों और आकांक्षाओं से भरे ये महानुभाव उदासी में डूबे हुए थे। उनके दिल इस सच्चाई से जूझ रहे थे कि वासु का स्नेह अब धन की देवी एलिसिया ऑसबर्न पर था। हालांकि उन्होंने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश की, लेकिन ईर्ष्या और अधूरी इच्छाओं की परछाइयां उनकी उदास निगाहों के पीछे नाच रही थीं, जो चुपचाप उनकी महान आत्माओं के भीतर गूंजने वाली लालसा की अनकही फुसफुसाहटों को प्रतिध्वनित कर रही थीं। जैसे ही वासु की दोहरी सगाई की चर्चा वहां उपस्थित कुलीन लोगों के बीच फैली, ईर्ष्या, जलन और उदासी ने उनके बीच तूफान की तरह जगह बना ली। दबी हुई भावनाओं से भरी बातचीत हॉल में गूंज रही थी, जबकि कुलीन लोग अपनी अनकही इच्छाओं से जूझ रहे थे। लेडी मार्गरेट, जिसकी आवाज में ईर्ष्या और निराशा का मिश्रण था, ने अपने एक करीबी दोस्त से कहा, क्या तुम इस पर यकीन कर सकते हो? महामहिम की मंगेतर के रूप में अब 2 देवियां हैं। ऐसा लगता है कि उनके आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं है। उसने आह भरी। उसकी नजर वासु और उसके अलौकिक साथियों की ओर चली गई। उसकी सहेली लेडी बीट्राइस ने सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। वाकई यह एक असाधारण उपलब्धि है। वासु द्वारा चुना जाना एक बहुत बड़ा सम्मान है। फिर भी यह मेरे दिल में ईर्ष्या की एक टीस भर देता है। कुलीन लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ। उनके चेहरों पर ईर्ष्या और अविश्वास का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उनमें से एक, लॉर्ड नवनीत, ने अपनी आशंका व्यक्त की। महामहिम की मंगेतर के रूप में पहले से ही 2 देवियां हैं। मुझे डर लगने लगा है कि उनकी तीसरी मंगेतर भी देवी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह सच नहीं है। लॉर्ड थॉमस ने चिंता से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, मैं आपकी चिंता को समझता हूं मेरे मित्र। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे नश्वर हृदय के लिए असहनीय होगा। हम निश्चित रूप से दिल के दौरे का शिकार हो जाएंगे। कमरे के दूसरे कोने में लेडी इसाबेला अपनी आंखों में अविरल आंसू लिए अपनी बहन से बातचीत कर रही थी। सोचना पड़ता है कि 2 देवियों ने वासु के दिल पर कब्जा कर लिया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में लालसा भरी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि यह मैं ही हो सकती हूं। अफसोस, मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। उसकी बहन लेडी अमेलिया ने उसे सांत्वना देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज में भी सहानुभूति थी। ओह प्यारी बहन, यह निगलने के लिए एक कड़वी गोली है, लेकिन याद रखना, हमारे अपने जीवन में अभी भी सुंदरता और प्यार है। हमें अपनी मुट्ठी में मौजूद खुशियों में सांत्वना ढूंढनी चाहिए। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, कुलीन व्यक्तियों के बीच ईर्ष्या, जलन और उदासी की एक ताना बाना खुलती गई। वासु के स्नेह की उनकी लालसा, जो अब 2 देवियों के साथ साझा की गई थी, हवा में व्याप्त हो गई। अप्राप्त इच्छाओं की एक मधुर कड़वी धुन। अपनी भावनाओं के बीच वे इस उम्मीद से चिपके रहे कि सम्राट की घोषणा के परिणाम स्वरूप एक और दिव्य मेल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें डर था कि यह उनके नाजुक दिलों पर भारी दबाव डालेगा। सांस रोककर एकत्रित कुलीन वर्ग अपने आदरणीय सम्राट से अगले रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा था।
हवा में प्रत्याशा का भाव भारी था, साथ ही घबराहट और बेचैन फुसफुसाहट भी थी। और फिर एक जोरदार क्षण में वासु की आवाज हॉल में गूंजी, मैं यहां सभी को अपनी तीसरी मंगेतर से मिलवाना चाहता हूं। वह दिव्य भूभाग की श्रद्धेय राजकुमारी रिया टॉम्ब्रुक है और वह प्रकृति की देवी का दिव्य वस्त्र धारण करती है। वाह! जैसे ही ये शब्द उपस्थित लोगों के दिलों और दिमागों में गूंजने लगे, कुलीन लोगों के होठों से एक सामूहिक आह निकल गई। यह एहसास बिजली की तरह उन पर छा गया। उनके गहरे डर हकीकत में बदल गए। सम्राट, उनके प्रिय वासु की भावी पत्नियां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 देवियां थीं। यह एक अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन था जिसने उनके सबसे अजीब सपनों की सीमाओं को तोड़ दिया, जिससे वे अविश्वास की स्थिति में आ गए। घोषणा का प्रभाव स्पष्ट था, क्योंकि कुछ महानुभाव रहस्योद्घाटन के भार से अभिभूत होकर पतन के कगार पर पहुंच गए थे। उस महत्वपूर्ण क्षण में उनके साथी तेजी से उनकी सहायता के लिए आगे आए, उन्हें संभाला और सार्वजनिक रूप से गिरने की संभावित शर्मिंदगी को टाला। भागीदारों की त्वरित सोच और समर्थन ने एक ढाल के रूप में काम किया, जिससे उनके प्रियजनों को और अधिक संकट से बचाया जा सका। इस बीच पूरे कमरे में अविश्वास और आश्चर्य का भाव व्याप्त हो गया, क्योंकि कुलीन लोग धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। उनके शब्दों में विस्मय और बेचैनी का मिश्रण था। 3 देवियां, यह समझ से परे है, लॉर्ड आर्थर ने अपने विश्वसनीय सलाहकार से कहा। उनकी आवाज में अविश्वास और प्रशंसा का मिश्रण था। यह सोचना कि महामहिम के पास ऐसी दिव्य कृपा है, यह उनकी अद्वितीय महानता का प्रमाण है। लेडी विक्टोरिया आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके अपनी साथी लेडी कैथरीन की ओर मुड़ी और फुसफुसाते हुए बोली, सम्राट के स्नेह की कोई सीमा नहीं है। वह 3 देवियों के दिलों पर राज करता है। यह उसके असाधारण आकर्षण और शक्ति का प्रमाण है। इस रहस्योद्घाटन ने कुलीन सभा में स्तब्ध कर दिया था और उन्हें एक ऐसी वास्तविकता से जूझना पड़ा जो उनकी सबसे असाधारण कल्पनाओं से भी परे थी। वासु के भाग्य की विशालता उनके लिए भारी थी, जो उनकी समझ की सीमाओं का परीक्षण कर रही थी। और फिर भी भावनाओं के उथल-पुथल भरे मिश्रण के बीच कुलीन लोगों को अपने सहयोगियों के समर्थन में सांत्वना मिली, जो उनके साथ खड़े थे, इस आश्चर्यजनक सत्य का सामना करने में बहुत जरूरी स्थिरता और आश्वासन प्रदान कर रहे थे। लॉर्ड एडमंड, क्या आपने नवीनतम रहस्योद्घाटन सुना है? लॉर्ड हैरिंगटन, सम्राट की तीसरी मंगेतर कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय क्षेत्र की राजकुमारी है। लॉर्ड हैरिंगटन, भगवान की कसम, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता लॉर्ड एडमंड। अब सारी चीजें सही जगह पर आ रही हैं। इससे यह पता चलता है कि क्यों सेलेस्टियल टेरेन ने डाइंग आइल कॉन्टिनेंट के ऑरेकल एलायंस के बाहरी सदस्यों को इस युद्ध में हस्तक्षेप न करने के लिए आगाह किया था। लॉर्ड एडमंड, वास्तव में मेरे प्रिय मित्र, अब सब कुछ समझ में आ गया है। स्वर्गीय क्षेत्र की राजकुमारी की हमारे सम्राट के साथ सगाई का महत्व उससे कहीं अधिक है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भव्य भोज की भव्यता के बीच धीमी फुसफुसाहटों की एक सिम्फनी हवा में फैल गई, जो भव्य हॉल में फैल गई। ईर्ष्या और आक्रोश की कटु भावनाओं से भरी गुप्त धाराओं की तरह बातचीत घूम रही थी। कुलीन उपस्थित लोगों के बीच प्रचलित भावना यह थी कि यह भव्य अवसर सम्राट के लिए अपनी दीप्तिमान मंगेतरों की तिकड़ी को दिखाने का मंच बन गया था। कुलीन लोग, जो कभी उत्सव की भावना में डूबे रहते थे, अब खुद को ईर्ष्या और असंतोष के कड़वे कॉकटेल में डूबा हुआ पाते थे। जैसे ही उन्होंने अपने अलंकृत प्यालों को पकड़ा, उनके अंदर का तरल पदार्थ अपनी चमक खोता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे उनकी जीभ पर एक बेस्वाद स्वाद रह गया। प्रत्येक घूंट उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं और उनके अपने जीवन और सम्राट
और उनकी शानदार पत्नियों के आकर्षक अस्तित्व के बीच के स्पष्ट अंतर की एक मार्मिक याद दिलाता था। उनकी प्लेटों पर एक बार पसंदीदा व्यंजन केवल सजावट बन गए, उनके परेशान दिलों को शांत करने की शक्ति की कमी थी। कानाफूसी बढ़ती गई, मानो भोज कक्ष में व्याप्त सामूहिक कटुता को और बढ़ा दिया हो। झूठी मुस्कुराहटों और सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान के पीछे छिपे हुए कुलीन लोगों को शांत वार्तालाप में सांत्वना मिली। वे समान विचारधारा वाले लोगों की संगति में सांत्वना की तलाश कर रहे थे, जो उनकी लालसा और असंतोष की भावनाओं को साझा करते थे। लेडी रोजलिंड ने एक विश्वसनीय विश्वास पात्र से कहा, उसकी मंगेतरों के इस भव्य प्रदर्शन ने इस भोज को एक तमाशे में बदल दिया है। उसकी आवाज में कड़वाहट और आक्रोश का मिश्रण था। ऐसा लगता है कि सम्राट उत्सव से ज्यादा अपनी रोमांटिक विजयों को दिखाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लॉर्ड पर्सिवल अपनी निगाह सम्राट और उनके साथियों पर टिकाए हुए दबी हुई सांसों में बुदबुदाया। उनके शब्दों में ईर्ष्या थी। ऐसा लगता है जैसे हम किसी नाट्य प्रस्तुति में मात्र दर्शक हैं, जो सम्राट की भव्यता को देखने और उनके आकर्षक साथियों की महिमा का आनंद लेने के लिए मजबूर हैं। यह मेरे मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ता है। लेडी अमेलिया, जिसकी आंखों में लालसा और मोह भंग का मिश्रण भरा हुआ था, ने एक सहानुभूतिपूर्ण मित्र से कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। ओह, मैं सम्राट के समान शानदार प्रेम के लिए कितनी तरसती हूं। अपनी मंगेतरों के साथ उसके द्वारा साझा की गई खुशी को देखकर मेरा दिल ईर्ष्या और अधूरी लालसा की भावना से भारी हो जाता है। और इस तरह भव्य भोज, जिसका उद्देश्य वैभव और सौहार्द का उत्सव मनाना था, छिपी हुई कड़वाहट और उबलती ईर्ष्या का अखाड़ा बन गया। सम्राट की मंगेतरों की प्रमुखता से खिन्न कुलीन वर्ग ने खुद को असंतोष की एक ऐसी धारा में फंसा हुआ पाया, जहां बेहतरीन व्यंजन और सबसे उत्तम पेय भी उनकी परेशान आत्माओं को सांत्वना देने में विफल रहे। सभी महानुभावों की सामूहिक आशाएं एक ही धागे से बंधी हुई थीं। वे प्रार्थना कर रहे थे कि सम्राट की अंतिम मंगेतर को एक और देवी के रूप में प्रकट न किया जाए। इस तरह के रहस्योद्घाटन के बारे में सोचना ही उन्हें उनके धीरज की सीमा तक धकेलने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि कुछ लोग तो उसी समय बेहोश होने की संभावना पर भी विचार कर रहे थे। और अंत में वासु की आवाज हॉल में गूंज उठी, जिसने एकत्रित कुलीन लोगों का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे अपनी चौथी मंगेतर, महान तारों वाले आकाश की सम्मानित राजकुमारी लारा मर्फी से मिलवाने की अनुमति दें। उपस्थित लोगों को राहत की एक स्पष्ट भावना महसूस हुई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस बार सम्राट की पसंद में दैवीय शक्ति शामिल नहीं थी। फिर भी उनकी जिज्ञासा एक ऐसे साम्राज्य के उल्लेख से उत्तेजित रही जिसके बारे में उन्हें सामूहिक रूप से पता नहीं था। कुलीन व्यक्तियों के बीच फुसफुसाहटें चल रही थीं। उनकी निगाहें साजिश और समझने की चाह से भरी हुई थीं। औपचारिकता के मुखौटे से ढकी बातचीत महान तारों वाले आकाश साम्राज्य और उसकी रहस्यमय राजकुमारी की उत्पत्ति को समझने की कोशिश कर रही थी। लॉर्ड आर्चिबाल्ड ने एक साथी रईस से कहा, एक और देवी की अनुपस्थिति मेरे थके हुए दिल को सुकून देती है। उनकी आवाज में राहत की झलक थी। कोई एक शाम में सिर्फ इतना ही आश्चर्य झेल सकता है। लेडी बीट्राइज, जिसकी आंखें जिज्ञासा से जगमगा रही थीं, अपने साथी की ओर मुड़ी और संयमित उत्सुकता से भरी आवाज में पूछा, क्या तुमने पहले कभी इस महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में सुना है? इसका अस्तित्व हालांकि क्षण भंगुर है, लेकिन सम्राट का ध्यान आकर्षित करता है। उनके साथी लॉर्ड रेजनाल्ड ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। वास्तव में मेरी महिला, ऐसे साम्राज्य का उल्लेख उसके इतिहास और महत्व पर सवाल उठाता है। ऐसा लगता है कि हम एक भूले हुए युग की झलक देख रहे हैं,
जो हमें उसके रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। वासु जिज्ञासु निगाहों और लगातार बनी रहने वाली जिज्ञासा से परिचित होकर अपने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेर रहा था। आप में से जो लोग महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, उनके लिए मैं इसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बहुत पहले जानवरों के महाद्वीप पर यह साम्राज्य दृढ़ था, हालांकि आज के समय में यह अस्तित्व में नहीं है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, जो इकट्ठे हुए कुलीनों को भूली हुई विद्या की यात्रा पर निकलने और ज्ञान की अपनी प्यास बुझाने के लिए बुला रहे थे। इस प्रकार एक और दिव्य मंगेतर की अनुपस्थिति से क्षण भर के लिए राहत महसूस करने वाले महान व्यक्तियों ने पाया कि उनका ध्यान महान तारों वाले आकाश साम्राज्य की पहेली की ओर पुनः निर्देशित हो गया है। अवसर के अनुरूप शिष्टाचार से बंधे उनके वार्तालापों ने एक सामूहिक साजिश और एक बीते युग की गहराई में जाने की उत्सुकता को प्रकट किया, जो भूले हुए इतिहास के आकर्षण को गले लगाता है। औपचारिक परिचय समाप्त होने के बाद वासु की गूंजती हुई आवाज ने हॉल को भर दिया, जिसने उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब जब मैंने अपने सम्मानित मंगेतरों को पेश कर दिया है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इस शानदार समारोह की शुरुआत करते हैं। जैसे ही उसके शब्द हवा में लटके, बुजुर्ग धामा, जो हमेशा चौकस सहायक रहा, ने तेजी से एक गोल मेज और कुर्सियों की एक कतार निकाली और उन्हें सम्राट और उनकी 4 मंगेतरों के बैठने के लिए सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया। राजसी शालीनता के प्रतीक वासु ने अपनी मंगेतरों को उनके निर्धारित स्थानों पर पहुंचाया, जो उनके साझा बंधन का एक दृश्य प्रदर्शन था। जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे, उपस्थित कुलीन लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। प्रत्येक ने अपनी अपनी गोल मेजों पर अपना स्थान पाया। बैठने की व्यवस्था पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया था, जो प्रत्येक कुलीन परिवार की स्थिति और पद को दर्शाता था। गोल मेजों की स्थिति उनके कुलीन समाज को नियंत्रित करने वाले पदानुक्रम का प्रमाण थी। वासु की प्रतिष्ठित सभा के सबसे नजदीकी टेबल अद्विक अनुज और अद्विक मार्विन के लिए निर्धारित थे। दोनों ही सम्मानित व्यक्ति थे, जो साम्राज्य के भीतर सर्वोच्च पद पर थे। जब कुलीन लोग अपनी सीट पर बैठे, तो पूरे कमरे में सम्मान और प्रशंसा की फुसफुसाहट गूंज उठी। उनकी मुद्राएं इस अवसर की भव्यता को दर्शा रही थीं। प्रत्येक कुलीन परिवार अपनी निर्धारित गोल मेज पर बैठा। यह स्थान साम्राज्य के अभिजात वर्ग में उनकी स्थिति का एक ठोस प्रतीक था। जैसे जैसे भोज शुरू हुआ, अनगिनत नौकरानियों के कुशल हाथों द्वारा आयोजित महाकाव्य अनुपात का एक शानदार भोज जीवंत हो उठा। निर्बाध सटीकता के साथ उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार पेश की, जिनमें से प्रत्येक महाद्वीप के विभिन्न कोनों से एक पाक कला की उत्कृष्ट कृति थी। लजीज व्यंजनों की भरमार से सजी मेजें विविध स्वादों की एक ताने बाने में बदल गईं, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का जश्न मना रही थीं। वासु के सम्मानित बटलर बुजुर्ग धामा ने हर विवरण पर पूरी तरह से ध्यान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन की प्रस्तुति और व्यवस्था पूर्णता से कम नहीं थी। उनकी सावधानी ने रंगों और बनावटों की एक सिम्फनी को सामने लाया, जिसने इंद्रियों को लुभाया और इकट्ठे हुए रईसों की भूख को जगाया। उनके सामने परोसा गया भोजन देखने लायक था, एक ऐसा दृश्य भोज जो इस अवसर की भव्यता को दर्शाता था। स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर मीठे आनंद का वादा करने वाले स्वादिष्ट मिठाइयों तक, मेजों पर परोसा गया भोजन साम्राज्य के बेहतरीन शेफ की पाक विशेषज्ञता और शिल्प कौशल का प्रमाण था। इस पाक कला के शानदार कार्यक्रम के बीच जब प्रतिभाशाली गायकों के एक समूह ने मंच संभाला, तो वातावरण मधुर धुनों से भर गया। उनकी मधुर धुनें
पूरे हॉल में नाच रही थीं, जिसने रईसों के दिलों को मोह लिया, जिन्होंने दिव्य स्वरों से सराबोर होकर शानदार दावत का आनंद लिया। मंत्र मुग्ध कर देने वाले माहौल में डूबे एक रईस ने गायकों और लजीज व्यंजनों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाया। अपने साथी की ओर मुड़ते हुए उसने सच्ची प्रशंसा के साथ कहा, वास्तव में इन गायकों में असाधारण प्रतिभा है। उनकी आवाज हमें सुंदरता और भावनाओं के दायरे में ले जाती है, और खाना आंखों और स्वाद दोनों के लिए एक दावत है। बुजुर्ग धामा ने खुद को पार कर लिया है, एक ऐसा पाक अनुभव तैयार किया है जो हमारी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी बढ़कर है। उनके साथी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर जवाब देते हुए कहा, वास्तव में हर निवाला एक रहस्योद्घाटन है, साम्राज्य की समृद्ध पाक विरासत का एक प्रमाण है, और गायकों की आवाज में गहरी भावनाएं उभरती हैं। यह भव्य भोज इंद्रियों का सच्चा उत्सव है। वह महानुभाव अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उनके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी तथा वे असाधारण पाककला का आनंद लेते रहे और स्वयं को मंत्र मुग्ध कर देने वाले संगीत में डुबोते रहे तथा इस अवसर की भव्यता का पूर्ण आनंद लेते रहे। गायकों के समूह द्वारा गाए गए मनमोहक संगीत में डूबे हुए उपस्थित महानुभावों ने अपने साथियों के साथ परोसे गए स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। इस जीवंत माहौल में वासु ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, बुजुर्ग धामा, तुम खड़े क्यों हो? कृपया हमारे साथ मेज पर बैठो। अवनी ने भी उसकी भावना को दोहराते हुए कहा, वास्तव में बुजुर्ग धामा, हम आग्रह करते हैं कि तुम हमारे साथ इस भोजन में भाग लो। अन्य महिलाओं ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक ईमानदार निमंत्रण था। महिला, मैं आपके साथ भोजन करने के आपके दयालु प्रस्ताव के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मुझे विनम्रता पूर्वक मना करना होगा। बुजुर्ग धामा ने विनम्रता पूर्वक झुककर जवाब दिया, मैंने इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही भोजन कर लिया है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी भलाई के बारे में किसी भी चिंता के बिना अपने भोजन का आनंद लें। अवनी ने सिर हिलाकर उसकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया और अपना ध्यान वापस अपनी प्लेट पर केंद्रित किया, अपने भोजन का आनंद लेने पर। वासु को उम्मीद थी कि इस भव्य भोज के दौरान वह लियो और क्लारा को अपने दत्तक भाई बहन के रूप में पेश कर सकेगा। हालांकि यह शानदार आयोजन खास तौर पर जोड़ों के लिए बनाया गया था, जिसमें अविवाहित कुलीन पुरुषों और कुलीन महिलाओं को भी अपने साथ एक साथी लाने की आवश्यकता थी। इसलिए उसके प्रिय भाई बहनों के परिचय के लिए किसी अन्य अवसर, अधिक उपयुक्त सेटिंग का इंतजार करना होगा। जैसे ही वासु ने स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाया, फ्राइड चिकन के एक कुरकुरे टुकड़े को छटपटे सॉस में डुबोया, एलिसिया ने मजाकिया अंदाज में एक सवाल पूछा जिसने उसे कुछ पल के लिए चौंका दिया। महाराज, हम में से आपको सबसे ज्यादा शानदार कौन लगता है? उसके शब्द हवा में तैर रहे थे, जिसमें जिज्ञासा और शरारत दोनों की झलक थी। वासु ने बीच में ही रुककर एलिसिया की ओर देखा। उसके भीतर नसों की एक सूक्ष्म फड़फड़ाहट छिपी हुई थी। वह इस तरह की नाजुक जांच को कैसे संभाल सकता था? उसके चारों ओर खड़ी 4 महिलाओं में अद्वितीय सुंदरता थी। उनमें से 3 देवी जैसी कृपा का प्रतीक थीं, जबकि शेष एक अपनी दिव्य समकक्षों के बराबर लालित्य बिखेर रही थी। इसके अलावा यदि वह किसी एक को चुन भी ले तो वह निश्चित रूप से शेष 3 को हतोत्साहित कर देगा, क्योंकि उग्रसेन साम्राज्य के सम्राट को भी अपने शब्दों के संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहते हुए सावधानी से कदम उठाना चाहिए। मैं वासु का दिमाग ऐसा जवाब ढूंढने में लग गया जो सबको खुश कर दे और किसी को ठेस न पहुंचाए। मुझे सच में लगता है कि आप में से हर कोई बहुत खूबसूरत लग रही है।
वासु ने आखिरकार कूटनीतिक जवाब देते हुए कहा। यह झूठ नहीं था, क्योंकि वह अवनी, एलिसिया, रिया और लारा की खूबसूरती की वाकई प्रशंसा करता था। उनकी शानदार ड्रेस ने उनके आकर्षण को और बढ़ा दिया। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक को चुनना होगा, एलिसिया ने दबाव बढ़ाते हुए कहा। वासु को अपने माथे पर पसीने की बूंदें महसूस हुईं। लड़कियों की निगाहों से उसकी घबराहट और बढ़ गई। यह बहुत बड़ी दुविधा है, वासु ने स्थिति का बोझ महसूस करते हुए सोचा। उसने अपने शब्दों पर ध्यान से विचार किया। किसी भी संभावित निराशा या ईर्ष्या से बचना चाहता था। वासु ने कहा, मेरे लिए आप में से किसी एक को चुन पाना वास्तव में असंभव है। आप में से हर एक में एक अनोखी सुंदरता है जो मुझे मोहित करती है, इस उम्मीद में कि उसका जवाब तनाव को कम कर देगा। इसके साथ ही उसने अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित कर लिया और संयम वापस पाने का प्रयास किया। लड़कियां उसके जवाब से प्रसन्न होकर हंसने लगीं और भोज का अपना आनंद फिर से लेने लगीं। महाराज, आपको इन्हें आजमाना चाहिए, रिया ने सुझाव दिया और अपने कांटे से एक ग्रिल्ड मशरूम को कटार में डाला। यह कोई साधारण मशरूम नहीं था, बल्कि एम्बर बर्स्ट मशरूम था, जिसे उसने एक दिन पहले जंगल से खुद इकट्ठा किया था। एम्बर बर्स्ट मशरूम अपने उग्र रंगों के साथ एक हल्की गर्मी पैदा करते थे। इन्हें आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए खाया जाता था। यह किस प्रकार का मशरूम है? वासु ने अपनी प्लेट में रखे ग्रिल्ड मशरूम को देखते हुए इसकी उत्पत्ति के बारे में जिज्ञासा से पूछा। यह एम्बर बर्स्ट मशरूम है, इसे चखें और आप समझ जाएंगे, रिया ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। वासु ने सिर हिलाया और एक निवाला खाया, मशरूम के स्वाद का स्वाद लेते हुए जैसे जैसे वे उसके मुंह में फैलते गए। स्वाद ने उसे खुश कर दिया। आमतौर पर इस मशरूम को शरीर को गर्म करने के लिए खाया जाता है। हालांकि आपके क्रिम्सन ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ संग्रहित गर्मी वाला भोजन आपको असाधारण रूप से स्वादिष्ट लगता है, रिया ने वासु की अनूठी विरासत को स्वीकार करते हुए समझाया। ये तुम्हारे लिए हैं, मैंने इन्हें खास तौर पर चुना है। रिया ने मुस्कुराते हुए वासु को बचे हुए 5 ग्रिल्ड एम्बर बर्स्ट मशरूम दी। ये मशरूम आमतौर पर गर्म इलाकों या ज्वालामुखियों के पास पाए जाते हैं। धन्यवाद, वासु ने आभार व्यक्त किया। उसका चेहरा चमक उठा जब उसने अपनी प्लेट पर ग्रिल्ड एम्बर बर्स्ट मशरूम की अतिरिक्त सर्विंग देखी। वह वास्तव में इस विचारशील भाव से रोमांचित था। भव्य भोज कक्ष में दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कुलीन लोग एक साथ मिले और राज्य में मौजूद समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होता गया कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग पाक परंपराएं और आहार संबंधी प्राथमिकताएं हैं। दक्षिणी क्षेत्र से आने वाले रईस अपने जीवंत और मसालेदार व्यंजनों के लिए जाने जाते थे। उनके पसंदीदा व्यंजनों में अक्सर स्वादों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण होता था, जिसमें जड़ी बूटियों और मसालों पर जोर दिया जाता था। उनके क्षेत्र में मिर्च, लेमन ग्रास और नारियल के दूध जैसी सुगंधित सामग्री से बने व्यंजन मिलना आम बात थी। दक्षिणी रईस मसालेदार करी, तीखे सांबल और सुगंधित चावल के व्यंजनों का आनंद लेते थे। वे मसालेदार, मीठे और खट्टे स्वादों के अनूठे संयोजन का आनंद लेते थे जो उनकी पाक विरासत को परिभाषित करते थे। भोज कक्ष के दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र के कुलीन लोगों ने चावल को मुख्य भोजन के रूप में अपने प्यार का प्रदर्शन किया। चावल विभिन्न रूपों में उनके पाक परिदृश्य पर हावी था। चावल की खेती और तैयारी में उनकी परिष्कृत तकनीकों ने कई तरह के व्यंजन बनाए जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। पूर्वी क्षेत्र के कुलीन लोग नाजुक चॉपस्टिक की मदद से चावल खाना पसंद करते थे, जो इस कलात्मक भोजन पद्धति में उनकी महारत को दर्शाता है। वे स्वादिष्ट तले हुए चावल के व्यंजन,
सुगंधित सुशी रोल और आरामदायक चावल के दलिया का आनंद लेते थे। पूर्वी कुलीन लोग अपने व्यंजनों में स्वादों की सूक्ष्मता और सामंजस्य का जश्न मनाते थे, संतुलन और प्रस्तुति की कला को महत्व देते थे। इसके विपरीत पश्चिमी क्षेत्र के कुलीनों का भोजन करने का तरीका अधिक देहाती और सामुदायिक था। उन्होंने अपने हाथों से खाने की अवधारणा को अपनाया। उनका मानना था कि इससे भोजन और लोगों के बीच संबंध बेहतर होता है। यह क्षेत्र अपने हार्दिक मजबूत व्यंजनों के लिए जाना जाता था, जो स्थानीय उपज और मांस पर केंद्रित थे। पश्चिमी क्षेत्र के कुलीन लोग भुने हुए मांस, ताजी पकी हुई रोटी और स्वादिष्ट पाई का आनंद लेते थे। उनकी मेजों पर रसीले ग्रिल्ड मीट की प्लेटें सजी होती थीं, साथ में मौसमी सब्जियां और कारीगरी से बनी चीजें भी होती थीं। रोटी को फाड़ना और सीधे अपने हाथों से उसका स्वाद लेना जीवन के सरल सुखों के लिए एकजुटता और प्रशंसा की भावना का प्रतीक था। जब कुलीन लोग बातचीत में लगे और अपने पाक अनुभवों को साझा किया, तो यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक क्षेत्र का आहार अलग अलग था, जो उनकी अनूठी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाता था। भोज कक्ष स्वादों के एक पिघलने वाले बर्तन में बदल गया, क्योंकि दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के कुलीन लोगों ने विविध लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। यह राज्य की सांस्कृतिक ताने बाने का उत्सव था, जो मौजूद सभी लोगों को उनकी साझा विविधता में पाई जाने वाली समृद्धि और सुंदरता की याद दिलाता था। शाही भोज 1 घंटे से ज्यादा समय तक चला। भव्य भोज हॉल में बातचीत और हंसी मजाक का माहौल था। विचारों के आदान प्रदान, खुशियों और गिलासों की खनक से माहौल जीवंत था। राज्य के कोने कोने से आए रईसों ने एक दूसरे से जुड़ने और नए गठबंधन बनाने के अवसर का भरपूर आनंद लिया। जैसे जैसे रात समाप्त होने लगी, वासु, अवनी, एलिसिया, रिया और लारा के साथ हॉल के बीच में खड़ा था। धीरे धीरे बड़बड़ाहट कम हो गई, जिससे एकत्रित कुलीनों का ध्यान आकर्षित हुआ। बासु की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी जब उसने एक संक्षिप्त समापन भाषण दिया, जिसमें उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा साझा किए गए खुशी के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। अपनी मंगेतरों के साथ वासु बाहर की ओर निकल पड़ा। उनके कदमों के साथ शाही पोशाक की हल्की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। हालांकि भोज कक्ष में चहल पहल बनी रही, क्योंकि रईसों की आपसी मेल जोल की चाहत और बढ़ गई थी। वे आगे की बातचीत में शामिल होने के लिए एक दूसरे के पास आने लगे। विस्काउंट आरोन विस्काउंटेस कैथरीन के पास गर्मजोशी से मुस्कुराता हुआ आया। कैथरीन, जब से हमने आखिरी बार बात की है, तब से बहुत समय बीत चुका है। तुम्हारा परिवार कैसा चल रहा है? कैथरीन ने भी मुस्कुराहट लौटाई। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। आरोन, तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई। मेरा परिवार ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। हमने हाल ही में अपने अंगूर के बागों का विस्तार किया है और इस साल अंगूर की फसल भरपूर होने का वादा करती है। और तुम्हारी जागीरों के बारे में क्या? कोई रोमांचक घटनाक्रम? अपने नवीनतम प्रयासों को साझा करते हुए एरन का चेहरा चमक उठा। आह कैथरीन, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अपने क्षेत्र के रेशम उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई पहल में निवेश कर रहा हूं। रेशम कीट फार्म फल फूल रहे हैं और हम रेशम की शानदार फसल की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे कारीगर आगामी सीजन के लिए पहले से ही बेहतरीन डिजाइन की कल्पना कर रहे हैं। उनकी बातचीत जारी रही। दोनों विस्काउंट अपने अपने क्षेत्रों की कहानियां साझा कर रहे थे और संभावित सहयोग पर चर्चा कर रहे थे। पास में विस्काउंटेस अमेलिया विस्काउंट मार्कस के साथ उनकी भूमि में कृषि पद्धतियों की उन्नति के बारे में एक जीवंत चर्चा में लगी हुई थी। अमेलिया आगे झुकी, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। मार्कस, मैंने आपकी नवीन सिंचाई तकनीकों के बारे में अफवाहें सुनी हैं। मुझे इसके बारे में और बताओ।
मेरा मानना है कि इससे मेरी संपदा को भी बहुत फायदा हो सकता है। मार्कस ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अपनी उपलब्धियों पर गर्व झलक रहा था। अमेलिया, हमने फसल की पैदावार को अधिकतम करने और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए नहरों और जल वितरण प्रणालियों का एक परिष्कृत नेटवर्क लागू किया है। यह एक परिवर्तनकारी प्रयास रहा है और फसलें उल्लेखनीय से कम नहीं रही हैं। मुझे आपके साथ विवरण साझा करने में बहुत खुशी होगी। जैसे जैसे दोपहर बीतती गई, यह महान मंडल बातचीत, विचारों और आकांक्षाओं का एक समूह बन गया। हॉल में बनते हुए संबंधों, दोस्ती और आकार लेते हुए गठबंधनों की ऊर्जा से गूंज रहा था। यह सौहार्द और सहयोग की स्थायी भावना का प्रमाण था जो महान समाज को परिभाषित करता है। इस बीच ज्यादातर लोगों की नजरों से ओझल, अद्विक मार्विन और अद्विक अनुज चुपचाप चले गए। उनका जाना तेज और अगोचर था। उनके जल्दी चले जाने के कारण अज्ञात रहे, जिससे बाकी रईसों को आपस में मिलना जुलना जारी रखने और नए संबंध बनाने का मौका मिला, जो एक समृद्ध राज्य के साझा दृष्टिकोण से एकजुट थे। भव्य बैंक्वेट हॉल, जो कभी उत्सव की धुनों से गूंजता था, अब नई दोस्ती और गठबंधनों के उत्साह से गूंज रहा था। रईसों ने सामाजिक सीमाओं को पार करने और अपने समाज के ताने बाने को मजबूत करने के इस अवसर का आनंद लिया, यह जानते हुए कि वे एक साथ मिलकर उस भोज की तरह ही भव्य भविष्य को आकार दे सकते हैं जो उन्होंने अभी अभी समाप्त किया था। राहत की सांस लेते हुए वासु ने भव्य भोज के बाद अपने ड्रैगन पैलेस की परिचितता में सांत्वना पाई। अपने शाही पोशाक की सीमाओं को तोड़ने के लिए उत्सुक, उसने बटन खोलना शुरू कर दिया। असुविधा से मुक्त होने के लिए आभारी था। औपचारिक कपड़े कभी भी उसकी पसंद नहीं थे, क्योंकि वह ढीले और हल्के कपड़े पसंद करता था जो बिना किसी प्रतिबंध के चलने की अनुमति देते थे। अपने आश्रय की गोपनीयता के बीच लड़कियों ने अपने असली रूप को अपनाया और रईसों की मौजूदगी में जो औपचारिकताएं उन्होंने निभाई थीं, उन्हें त्याग दिया। एलिसिया विशेष रूप से एक अनुभवी व्यवसायी के रूप में विविध सामाजिक मुठभेड़ों को संभालने की अपनी क्षमता को निखारने के कारण सहज दिखी। वासु के विपरीत, जो शाम के मामलों से मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, एलिसिया अप्रभावित दिखी। उसका धैर्य बरकरार था। अपने दिव्य चेहरे को छुपाने वाले नाजुक घूंघट को हटाते हुए देवी ने वासु के नंगे ऊपरी शरीर पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी आंखें क्षण भर के लिए उसके रूप पर मोहित हो गईं। उसकी ओर मुड़ते हुए वासु ने एक चंचल मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो उसकी तरफ से मिले ध्यान का आनंद ले रहा था। इस शरीर की जितनी चाहें उतनी प्रशंसा करें। एक घमंडी खर्राटे के साथ देवी ने अपनी नजरें हटा लीं। तुम्हारे बदसूरत शरीर को कौन देखना चाहेगा? फिर भी उसके शब्द उसके कामों से मेल नहीं खा रहे थे, क्योंकि वह वही थी जो चुपके से उसके शरीर का अध्ययन कर रही थी और जरूरत से ज्यादा देर तक नजरें चुरा रही थी। उनके बीच की हवा में चिढ़ाने वाली चुहलबाजी और अनकही तनाव का मिश्रण था, जो उनके समूह के भीतर मौजूद जटिल गतिशीलता का प्रमाण था। वे एक अनकही समझ के साथ चंचलता और आकर्षण के दायरे में आगे बढ़ते थे। प्रत्येक के मन में ऐसी भावनाएं थीं जो सतह के नीचे नाचती थीं। ड्रैगन पैलेस के अंतरंग परिवेश में औपचारिकता का बोझ खत्म हो गया, जिससे वास्तविक बातचीत और भेद्यता के बेबाक पलों की अनुमति मिली। इन दीवारों के भीतर ही उनका असली रूप सामने आया, जो समाज की अपेक्षाओं द्वारा लगाए गए बंधनों से मुक्त था। शाही भोज के बाद वासु और उनकी मंगेतर अंततः अपने घर में आराम पा सके, अपनी विचित्रताओं, इच्छाओं और अपने भाग्य से जुड़े अनकहे संबंधों को स्वीकार कर सके। शाम के समय उग्रसेन साम्राज्य के सम्राट वासु को अपनी औपचारिक पोशाक को त्याग कर अपने पसंदीदा कैजुअल कपड़े पहनने की आजादी बहुत पसंद थी। आधिकारिक समारोहों के दौरान पहने जाने वाले सख्त
और विस्तृत राजसी परिधानों के विपरीत उनके कैजुअल पहनावे में आराम और सहजता का एहसास होता था। ढीले ढाले कपड़े पहने वासु ने बिना किसी रोक टोक के चलने फिरने की अनुमति दी। उनके पहनावे की पसंद व्यावहारिकता और आराम दोनों की उनकी इच्छा को दर्शाती है। उन्होंने हल्के कपड़े से बनी मुलायम बहने वाली पैंट पहनी थी, जिससे उनके पैरों को स्वतंत्र रूप से चलने के लिए पर्याप्त जगह मिली। जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों से सजी पैंट ने उनके पहनावे में व्यक्तित्व का स्पर्श जोड़ा। अपने ऊपरी शरीर पर वासु ने सांस लेने योग्य सामग्रियों से बने ढीले हवादार शर्ट पसंद किए। ये शर्ट अक्सर सूक्ष्म कढ़ाई या सजावटी तत्वों से सजी होती हैं, जिन्हें स्टाइल से समझौता किए बिना अधिकतम आराम प्रदान करने के लिए सावधानी से चुना जाता है। वे उसके शरीर पर आसानी से लिपटी रहती थीं, जिससे वह आसानी और शालीनता से चल पाता था। अपने कैजुअल लुक को पूरा करने के लिए वासु ने आरामदायक सैंडल या स्लिप ऑन जूते पहनना पसंद किया, जिससे उनके पैरों को उनके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह ही आजादी मिले। इन फुटवियर विकल्पों ने उनकी व्यावहारिकता की इच्छा को उजागर किया, जबकि अभी भी लालित्य का स्पर्श बनाए रखा। वासु के कैजुअल पहनावे में आरामदेह परिष्कार की भावना झलकती थी। उनके कपड़ों ने उन्हें औपचारिकता की सीमाओं से मुक्त होकर सहजता से घूमने की अनुमति दी, जबकि अभी भी उनकी शाही स्थिति को दर्शाया। आरामदायक और ढीले ढाले कपड़ों को अपनाकर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शैली को व्यक्त करने और ऐसे पहनावे से मिलने वाले आराम का आनंद लेने के बीच संतुलन पाया। यह वासु के लिए एक दुर्लभ और प्रिय अवसर था, जो अपनी 4 प्यारी मंगेतरों से घिरा हुआ था, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों और चिंताओं के बोझ से मुक्त होकर आराम कर सकें और शांति पा सकें। इस अनमोल पल में उन्होंने अतीत या भविष्य के बारे में सोचे बिना वर्तमान का आनंद लिया और खुद को एक शांतिपूर्ण शाम के शांत आलिंगन में डूबने दिया। अपने गर्म चाय के प्यालों को थामे हुए उन्होंने धीरे धीरे चुस्की ली। सुखदायक हर्बल फ्लेवर का आनंद लिया, जो बुजुर्ग धामा ने उनके लिए सोच समझकर तैयार किया था। जैसे ही अवनी ने कप को अपने होठों तक उठाया और एक नाजुक घूंट लिया, उसने राहत की सांस ली। हाल ही में वह चिंता से ग्रस्त थी। उसके विचार उसकी बीमार छोटी बहन लारा के लिए इलाज खोजने की खोज में डूबे हुए थे। हाथ में जो काम था वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ। जब भी उसे राहत का एक पल मिलता तो उसे अथक शोध की आवश्यकता होती। अवनी का दिल लारा को दुख से मुक्त जीवन जीने का मौका देने की उत्कट इच्छा से तड़प रहा था, और उसका दृढ़ संकल्प कोई सीमा नहीं जानता था। चिंतन के एक पल में डूबे हुए वासु ने मजबूत पेड़ के तने पर आराम से झुककर लारा के सिर को धीरे से सहलाया, जबकि वह उसकी गोद में शांति से सो रही थी। उसकी बीमारी के कारण उसे लगातार आराम की जरूरत थी, और भव्य भोज के बाद थकावट उस पर भारी पड़ गई, जिसने उसे नींद के आनंदमय आलिंगन में खींच लिया। वासु की आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। जब उसने अवनी से सवाल पूछा, उसके मन में घूम रहे विचारों की एक झलक पाने की कोशिश करते हुए, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मेरी जान? उसने पूछा। उसकी आवाज कोमल और सच्ची चिंता से भरी हुई थी। अवनी ने वासु पर अपनी नजरें गड़ाकर एक कोमल मुस्कान पेश की। उसका मन क्षण भर के लिए दुनिया के बोझ से मुक्त हो गया। मैं किसी खास विचार में उलझी नहीं हूं, उसने उत्तर दिया। उसके शब्दों में शांति थी। इस क्षण भंगुर क्षण में मैं बस मौजूद रहने में, हमारे चारों ओर मौजूद शांति को गले लगाने में सांत्वना पाती हूं। वासु के चारों ओर एक सौम्य अर्धवृत्त में बैठी तीनों शेष मंगेतरों ने एक नाजुक झांकी बनाई। अवनी बीच में बैठी सीधे वासु की ओर मुंह करके खड़ी थी, जबकि रिया और एलिसिया उसके दाएं और बाएं अपने अपने स्थान पर बैठी थीं, जिससे स्नेह और भक्ति का चक्र पूरा हो रहा था।
एलिसिया का मन कुछ देर के लिए भटक गया, चुपचाप उन योग्य व्यक्तियों को स्वीकार करते हुए जिन्हें उसने अपनी अनुपस्थिति के दौरान अपनी जिम्मेदारियां सौंपी थीं। कल उसने पूरा दिन वासु के साथ बिताने के लिए अपने कर्तव्यों को त्याग दिया था और आज सुबह से ही भव्य भोज की तैयारियों में व्यस्त थी। आश्चर्यजनक रूप से उसके भीतर एक दुर्लभ अनुभूति जागृत हुई थी, अपने सामान्य काम के प्रति जुनून से खुद को अलग करने की इच्छा। अपनी प्रिय बहनों और उस आदमी की संगति में आनंद लेने की इस नई इच्छा की नवीनता ने उसे अभिभूत कर दिया। इस शांत शाम को एलिसिया खुद को गुजरते हुए घंटों में पूरी तरह से डुबोना चाहती थी, साथ के आनंद को गले लगाना चाहती थी। प्रकृति की भव्यता के कोमल आलिंगन में वे स्नेह और शांति की झांकी बने रहे, एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेते रहे, जबकि सूर्य धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और उनके शांत अभयारण्य पर सुनहरी आभा बिखेरने लगा। एक हल्की आह भरते हुए रिया ने अपना सिर वासु के बाएं कंधे पर टिका दिया। उसकी आंखें शांत समर्पण में बंद हो गईं। दिल की धड़कन की लयबद्ध लय, एक सुकून देने वाली लोरी उसके ऊपर छा गई। उसकी आत्मा में एक निर्विवाद सहजता का भाव भर गया। प्रकृति की दिव्य कृपा के अवतार के रूप में रिया ने खुद को चिंताओं के बोझ से मुक्त पाया। खाली समय के विशाल विस्तार का आनंद ले रही थी, जो उसके सामने एक शांत घास के मैदान की तरह फैल रहा था। यह एक विलासिता थी जिसे वह संजोती थी, जो उसे अपने आसपास की दुनिया के असीम अजूबों को तलाशने की स्वतंत्रता प्रदान करती थी। फिर भी अपने अस्तित्व के शांत वातावरण के बीच रिया के विचारों में एक चिंता बनी रही, एक निरंतर झुंझलाहट का स्रोत जिसने उसकी शांत शांति को कम कर दिया। यह उसकी मां थी, जो उसके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति थी, जो लगातार उसे पारिवारिक निवास में वापस जाने के लिए प्रेरित करती थी। हालांकि रिया मातृबंधन का सम्मान करती थी और अपनी मां के लिए गहरा प्यार रखती थी, लेकिन लगातार टोका टाकी उसके लिए एक कांटा साबित हुई, जिसने उसके शांत प्रवास में उसके द्वारा खोजे गए सामंजस्य को बाधित कर दिया। लेकिन इस क्षण भंगुर क्षण में, जब रिया ने खुद को वासु की उपस्थिति में समाहित होने दिया, तो उसकी मां की लगातार विनती के सभी विचार पृष्ठभूमि में फीके पड़ गए। उसके दिल की धड़कन की कोमल लय ने एक मधुर पृष्ठभूमि बनाई, जो उसकी शांति के किनारों को खराब करने की धमकी देने वाली लगातार मांगों को ग्रहण कर रही थी। यहां उनके आलिंगन के अभयारण्य में रिया को सांत्वना मिली, पारिवारिक दायित्वों के निरंतर खिंचाव से राहत मिली। इस शाम की कोमल राहत में रिया ने खुद को पूरी तरह से प्रकृति की शांत सिम्फनी के हवाले कर दिया, जो हवा के फुसफुसाते हुए स्पर्श के साथ सुरीली धुनों से लबरेज थी। जैसे ही उसका शरीर वासु के स्थिर शरीर के खिलाफ आराम से लेट गया, उसके होठों पर एक शांत मुस्कान छा गई, जो संतोष का चित्र बना रही थी। इस क्षण भंगुर आलिंगन में दुनिया का भार विलीन हो गया और केवल दो आत्माओं के बीच का अलौकिक संबंध रह गया, जो प्रेम और शांति के ताने बाने में लिपटा हुआ था। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे शांत बगीचे पर एक गर्म चमक फैल गई। जहां वासु, एलिसिया और अवनी एक इत्मीनान से बातचीत के लिए इकट्ठे हुए थे, उन्होंने खुद को भव्य ओक के पेड़ के नीचे बैठे पाया, जिसकी फैली हुई शाखाएं छाया की छतरी प्रदान कर रही थीं। पृष्ठभूमि में मधुर पक्षियों के गीत और पत्तियों की कोमल सरसराहट के साथ यह सेटिंग एक हल्के फुल्के आदान प्रदान के लिए एकदम सही थी। हमेशा खुश रहने वाले वासु ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ घास पर पीठ टिका ली। ठीक है देवियों, अब कुछ गंभीर चर्चा करने का समय है, उसने कहा, जिससे एलिसिया ने एक प्रश्नवाचक दृष्टि और अवनी ने एक मनोरंजक मुस्कान अर्जित की। ओह, और आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे महाराज? एलिसिया ने चंचल प्रत्याशा में भौहें उठाते हुए चिढ़ाते हुए कहा।
वासु ने नाटकीय ढंग से अपनी ठोड़ी को सहलाया, मानो वह दुनिया के सबसे गंभीर मामले पर विचार कर रहा हो। आज मेरे सम्मानित साथियों, हम मौजों की रहस्यमय दुनिया में उतरेंगे, उसने नकली गंभीरता के साथ घोषणा की। मौजे? अवनी जोर से हंसी। उसकी मधुर हंसी पूरे बगीचे में गूंज उठी। वासु, क्या तुम सच में मौजे के बारे में बात करने जा रहे हो? क्यों नहीं, उन्होंने हंसते हुए कहा। मौजे हमारी अलमारी के गुमनाम नायक हैं। वे हमारे पैरों को आरामदायक और सुरक्षित रखते हैं, दिन भर हमें सहारा देते हैं। एलिसिया भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगी जब मौजे शाही चर्चा का विषय बन जाएंगे। ओह, लेकिन मेरी प्यारी एलिसिया, वासु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम इस मामले की गंभीरता को कम आंकती हो। मौजे में दिन बनाने या बिगाड़ने की शक्ति होती है। कल्पना कीजिए, तुम पूरी तरह तैयार हो, दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो, और फिर भयानक घटना घटती है। तुम्हें पता चलता है कि तुमने बेमेल मोजे पहन रखे हैं। अवनी ने चंचलता से हाँफते हुए कहा और अपने मुंह पर हाथ रखकर नकली आश्चर्य व्यक्त किया। वाकई भयानक, वासु ने गंभीरता से सिर हिलाया। वाकई यह अभूतपूर्व आपदा है, लेकिन डरो मत, मैंने इसका उपाय निकाल लिया है। एलिसिया ने आगे झुककर जिज्ञासा से पूछा। महाराज, कृपया बताएं कि यह अद्भुत उपाय क्या है। वासु ने एक टोकरी दिखाई जिसमें चमकीले रंग के मोजे भरे हुए थे। उसने कहा, रॉयल सॉक लाइब्रेरी, और वह अपनी हंसी को और नहीं रोक पाया। वासु के संक्रामक हास्य से मंत्रमुग्ध होकर एलिसिया और अवनी जोर जोर से हंसने लगीं। वे खेल खेल में टोकरी में हाथ डालकर मोजों को इस तरह से देखने लगीं मानो वे राज्य के सबसे कीमती खजाने हों। और रॉयल सॉक लाइब्रेरी कैसे काम करती है? एलिसिया ने मजाक में जवाब देते हुए पूछा। क्यों, जब भी आप अपने पास बेमेल मोजे पाते हैं, वासु ने बनावटी गंभीरता के साथ समझाया, तो आप बस रॉयल सॉक लाइब्रेरी में जाते हैं और अपने पहनावे में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एकदम सही जोड़ी ढूंढते हैं। वे तीनों एक दूसरे की संगति के सरल आनंद और उन्हें एक साथ बांधने वाली आनंददायक विनोद प्रियता में आनंदित होकर हंसने लगे। इस मोहक क्षण में ओक के पेड़ की आलिंगनशील शाखाओं के नीचे समय रुक गया लगता था और दुनिया की चिंताएं उनकी हंसी की गर्मी में पिघल जाती थीं, क्योंकि दोस्ती और हंसी के दिल में जीवन का बोझ हल्का हो जाता था और आत्मा को आत्मीय आत्माओं की संगति में सांत्वना मिलती थी। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूबता गया, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग के जीवंत रंग छाने लगे। वासु, एलिसिया, अवनी और रिया ने खुद को भव्य ओक के पेड़ की आरामदायक छाया के नीचे एक जीवंत बातचीत में मग्न पाया। उनकी हंसी हवा में भर गई, जो सरसराहट के पत्तों और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से घुल मिल गई। वासु, जो उनकी छोटी सी सभा का करिश्माई केंद्र था, ने रिया को सहजता से अपनी हंसी मजाक में शामिल कर लिया। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और हास्य की संक्रामक भावना के साथ वह सभी को सहज महसूस कराने और हंसी मजाक के घेरे में स्वागत करने का एक तरीका जानता था। समूह ने मजेदार किस्से साझा किए, चुटकुलों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को मनोरंजक कहानियां सुनाकर खुश किया, जिसने सभी को गुदगुदाया। वे तब तक हंसते रहे जब तक उनकी आंखें सिकुड़ नहीं गईं और उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा। हर खुशी की आवाज शांत बगीचे में गूंज रही थी। वासु विशेष रूप से मजेदार कहानियां बुनने में आनंद लेते थे। उनके भावपूर्ण हाव भाव और जीवंत भाव उनके शब्दों में हास्य की एक अतिरिक्त परत जोड़ते थे। उनकी मंगेतर एलिसिया, अवनी और रिया उनके हर शब्द पर लटकी रहीं। उनकी हंसी खुशी की सिम्फनी में गूंथी हुई थी। जैसे जैसे आसमान चमकीले नारंगी रंग से गहरे बैंगनी रंग में बदलता गया, फीकी पड़ती रोशनी ने अनिच्छा से उनकी हल्की फुल्की सभा के अंत का संकेत दिया।
अनिच्छा से वे ओक के पेड़ के नीचे अपने आरामदायक स्थानों से उठे। उनकी आत्माएं अभी भी उनके द्वारा साझा की गई मित्रता से ऊपर उठ रही थीं। हर कोई अपने अपने कमरों में वापस चला गया। उनके दिलों में रोशनी थी और उनकी आत्माएं उनके द्वारा बनाए गए बंधनों से पोषित थीं। हालांकि वासु के लिए दिन अब भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह अपने निजी कक्ष में गया, उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। अकेलेपन के इन अनमोल क्षणों के दौरान ही उसकी रचनात्मकता वास्तव में खिल उठी। अपनी नसों में नए जोश के साथ वह अपने काम की मेज के पास पहुंचा, जो स्क्रॉल, कलम और अधूरी कलाकृतियों के टुकड़ों से सजी हुई थी। आज रात वासु का ध्यान एक नई कलाकृति बनाने की परियोजना पर था जो उसके दिमाग में चल रही थी। उसके हाथ उद्देश्यपूर्ण और सटीक तरीके से चल रहे थे, क्योंकि वह सावधानी पूर्वक डिजाइन बना रहा था और अपनी कल्पना को अपनी कलम के स्ट्रोक का मार्गदर्शन करने दे रहा था। जैसे जैसे वासु अपने काम में गहराई से उतरता गया, समय अपनी पकड़ खोता गया। उसने ध्यानपूर्वक सामग्री का चयन किया, चमकीले रत्नों को नाजुक धातुओं के साथ मिलाया। उसका ध्यान अडिग था। उसके औजारों के हर स्ट्रोक के साथ उसका जुनून भड़कता रहता था। मोमबत्ती की रोशनी की कोमल चमक उसके चेहरे की आकृति पर नाच रही थी, जिससे जटिल छायाएं बन रही थीं, जो उस कलाकृति में उसके द्वारा उकेरे जा रहे जटिल पैटर्न को प्रतिबिंबित कर रही थीं। रात ने उसे गले लगा लिया, उसे अपनी मखमली आलिंगन में लपेट लिया और उसने अपने दिल और आत्मा को अपने सामने मौजूद रचना में उड़ेल दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।